बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, क्योंकि रमीज़ राजा साहब के आने के बाद से उम्मीदें जो हैं वो बहुत लोगों की बढ़ चुकी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो डिक्लाइनिंग फेज़ में जा रही थी, अब रमीज़ राजा साहब की आमद के बाद उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट एक मरतबा फिर फ्लरिश करेगी। और ख़ास तौर से क्योंकि रमीज़ राजा खुद ग्रास रूट क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसे उभर के सामने आए, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी जिसके बाद वो पाकिस्तान की टीम तक पहुँचे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट और ग्रास रूट क्रिकेट पर रमीज़ राजा साहब को बहुत काम करने की ज़रूरत है। और यह कहा भी जा रहा है कि अब जो है वो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो तब्दील होता नज़र आएगा और एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी जो है वो हमें इन एक्शन नज़र आएगी। लेकिन ये सब कुछ होगा कि जब पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद जो है वो रमीज़ राजा साहब जो है वो अपनी पॉलिसीज़ की इब्तिदा करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ का आगाज़ होगा। तो बहुत कुछ होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और इसी मौजू पे आज हम बात भी करेंगे। और साथ साथ जी टीवी जी स्पोर्ट्स की पूरी कोशिश होती है कि हम ना सिर्फ जो उन प्लेयर्स को सामने लेकर आएँ जो तवील अरसे से स्क्रीन पर मौजूद हैं, किसी न किसी शोबे में मेहनत करते हुए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, अक्सर व बेशतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा भी होते हैं या अभी करंट क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सितारे हैं कि जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, पाकिस्तान में उनको इतनी अहमियत नहीं दी गई, वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई जिसका वो तकाजा करते हैं, जिसको वो उम्मीद करते हैं कि उनको मिलनी चाहिए उनकी परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर। और अब वो बैरून मुल्क में मुक़ीम है। आज ऐसे ही एक शख्सियत हमारे शो का हिस्सा होगी। कौन होगी? डेफिनेटली हम जब उनको अपने शो में मदऊ करेंगे तो उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। आज इसके साथ साथ हमारे साथ सादिक मोहम्मद साहब भी जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे बात करेंगे हम रमीज़ राजा साहब के हवाले से और उनकी आमद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के बदलते हुए हालात के हवाले से। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। भारतीय मीडिया झूठी खबरें ना फैलाए। चेयरमैन पीसीबी के ओहदे में कभी मेरी दिलचस्पी नहीं रही। मैं रमीज राजा की भरपूर हिमायत करता हूं। साबिक कप्तान वसीम अकरम। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने सिलेक्शन पॉलिसी में तब्दीली का इंदिया दे दिया। नई सिलेक्शन पॉलिसी में सूबाई कोचेस का कोई किरदार नहीं होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का आगाज 17 सितंबर से रावलपिंडी में होगा। इस वक्त हमारा फोकस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज पर है। सीरीज के इख्तिताम पर हमारी तवज्जो दौरा पाकिस्तान पर होगी। कीवी कप्तान टॉम लैथम। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर डेल स्टीन ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। फास्ट बॉलर ने हर किस्म की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शाहिद आफरीदी ने पीएसएल को खैरबाद कहने का इंदिया दे दिया। साबिक कप्तान ने कहा कि ख्वाहिश है कि अपनी आखिरी लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करूं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि नदीम उमर साहब जो क्वेटा की टीम के ओनर्स हैं, वहां की तरफ से मैं अपना आखिरी सीजन खेलूं। लेकिन इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आना खुश आइंद करार। खिलाड़ियों का कहना है कि इंग्लैंड की टीम पहली बार पाकिस्तान आने से फायदा होगा। 8वें नेशनल सीनियर्स एंड जूनियर्स टेनिस चैंपियनशिप का कराची में आगाज हो गया। चैंपियनशिप में मुल्क के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपनी वापसी का बाकायदा ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और यहाँ पे आपने देखा कि डेल स्टेन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वसीम अकरम साहब नाराज़ हैं क्योंकि इंडियन मीडिया उनके खिलाफ गलत खबरें लगा रहा है कि वो चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के कंटेंडर थे। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी, स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद फैमिली का बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान की वनडे हिस्ट्री के पहले मैन ऑफ द मैच सादिक मोहम्मद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम सलाम सलमान। सादिक भाई, सबसे पहले अपनी तबीयत के बारे में मुत्तला फरमाइए, आपकी तबीयत कैसी है? माशाल्लाह बिल्कुल अब ठीक हो गया हूँ और अभी भी मनन के घर में ही हूँ और ज़्यादातर घर पे रहता हूँ क्योंकि थोड़ी भी इतना शदीद मेरे को कोरोना हुआ था। 3 दिन के अंदर तो काफ़ी मेरी हालत बुरी हो गई थी, मगर ये कि अब काफ़ी बेहतर हो गया हूँ और आप सब लोगों की दुआओं से, आवाम की दुआओं से और मेरी वाइफ ने मेरे बड़ी खिदमत की, देखभाल किया और प्राइवेट डॉक्टर हमने किया था घर में, उनका बहुत ही फायदा हुआ। कुछ बहुत सारी एंटीबायोटिक की 108 बॉटल लगी 12 दिन में।
एंटीबायोटिक। अच्छा सादिक भाई, मुझे याद है कि जब आप हमारे शो में आए थे तो उस दिन आपने पहली वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन बहरहाल अब कोरोना को भी पता चल गया होगा कि वो किसको बार बार लगने के लिए जा रहा है। उस शख्सियत को कोरोना हिट करने की, बाउंसर करने की कोशिश कर रहा है जो हुक पुल और कट का माहिर है। तो कोरोना को शिकस्त देना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी मेरे को, और लोगों की दुआएं भी थी, और मैं समझता हूँ कि आई एम रियली लकी मैन स्टिल फाइटिंग विद कोरोना। और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, विल पावर अच्छा होना चाहिए तो हर एक चीज सॉल्व हो जाती है। और मोहम्मद फैमिली तो मशहूर ही अपने जिगरे के लिए कि किस जिगर के साथ आप फास्ट बॉलर्स का सामना करते थे। कोरोना का सामना करना आप लोगों के लिए यकीनी तौर पे इंशाअल्लाह लजीज है, कोई मसला नहीं। अगर आप इसी तरह से जो है वो हमारे साथ रहेंगे और इसी तरह से अल्लाह ताला आपको सेहत याबी अता फरमाते रहेंगे। लेकिन साथ साथ जिस तरह सादिक भाई से के हवाले से बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं मिसबाह उल हक साहब, उनको वेस्ट इंडीज़ में कोरोना हुआ, अल्लाह ताला उनको भी जो है वो सेहत याबी अता फरमाए। इस तरह इंज़माम उल हक के जो साहबजादे उनको भी जो है वो कोरोना हुआ, तो इंज़माम उल हक के साहबजादे को भी अल्लाह ताला सेहत याबी अता फरमाए। सादिक भाई ये बताएं कि एक ओपनर के बारे में बेहतर बता सकता है, रमीज़ राजा साहब जो नए चेयरमैन है, मुतवक्का चेयरमैन है, उनके आमद के वाले से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कितनी बेहतरी आ सकती है? आई थिंक कि ये थोड़ा इसमें काफी बेहतरी आएगी, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि एक क्रिकेटर जिसने तौकीर रियाज साहब के जमाने में एज ए CEO भी काम किया है, इनको इनसाइड आउट पता है हर एक क्रिकेट बोर्ड का और कमेंट्री का, टीमों का। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी डिसीजन हुई है जो कि इमरान खान ने ली, और मैं क्योंकि मैं इतना ये इन्वॉल्व रहेंगे, इतना मैं समझता हूँ कि एहसान मानी को हमने नहीं देखा। एहसान मानी और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक काम किसी को देते थे और उनसे बाद में 1 महीने के बाद उसका जायजा लेते थे। मगर मैं समझता हूँ कि रमीज राजा जो है वो इस किस्म का नहीं है, वो डेली बेसिस के ऊपर काम करेगा और डेली बेसिस के ऊपर लोगों से जो इनका काम जिनको दिया है उनसे पूछेगा भी कि भाई क्या हुआ। आई थिंक इट्स ए गुड डिसीजन। एक क्रिकेटर जो कि इतना अच्छा कमेंटेटर रहा है, पाकिस्तान का बड़ा नाम उसने रोशन किया कमेंट्री के अंदर। क्रिकेट में वो अच्छे थे, वो फैमिली दोनों भाई बहुत अच्छे क्रिकेटर होते हुए और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए रमीज राजा के लिए ये जो टास्क है, इट विल बी जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक फॉर हिम। ठीक है। अच्छा सादिक भाई, आप एक तवील अरसे से क्रिकेट से वाबस्ता हैं, बड़े अरसे से आपने क्रिकेट खेले, मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट को आपने देखा भी है। कुछ लोग जो इनके क्रिटिक्स हैं, एहसान मानी साहब के, वसीम खान साहब के, वो कहते हैं कि डार्केस्ट एरा है और वर्स्ट जो थे चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिसकी वजह से उनको रिप्लेस भी किया गया। आपको क्या लगता है कि वाकई ही जो इतना डार्केस्ट एरा था ये, या आपको लगता है कि थोड़ा सा जो था इन्होंने कुछ काम भी किया है? काम तो उन्होंने जरूर किया एहसान मानी साहब ने। मैं समझता हूँ एहसान मानी की बात कर रहे हैं ना? जी जी। देखिए, उसको जो टास्क दिया गया था इमरान खान की तरफ से कि वो एक डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कराए, और उसकी वजह उन्होंने वो उनके कहने के ऊपर ये किया। और फिर वसीम खान ने भी उसके अंदर काफी अपना रोल किया, क्योंकि देखें जितनी क्रिकेट अब अच्छी हो रही है डिपार्टमेंट के तौर पे, डिपार्टमेंट की टीम जब अब आपस में खेलती थी तो अच्छी थी, मगर जब रीजन की टीम जब खेलती थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। उसमें 2-4 प्लेयर हर एक टीम के अंदर होते थे, 12-13 टीमें होती थी, कभी 16 टीमें हो जाती थी। और वो जब डिपार्टमेंट के सामने कभी कोई एक तरीके से कभी भी एक कोई सीजन खेला नहीं गया, हमेशा उसके अंदर चेंजेस आती गई। और कभी वो डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते थे रीजन के साथ, कभी निकाल देते थे। तो इस तरीके से कभी स्टेबिलिटी आई नहीं पिछली गवर्नमेंट के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रीजन क्रिकेट जो है, इसके अंदर यहाँ पर तकरीबन 240 लड़के खेलते हैं, 6 या 200 लड़के खेलते हैं।
ये सब क्वालिटी प्लेयर हैं, ये एक दूसरे के सामने खेलते हैं। रीजन के जब पहले जिस जमाने में मैच आया, सेठी साहब के जमाने में जब थे, या जावेद मियादाद के जमाने में थे, तो उस जमाने में जो रीजन की टीमें होती थी उसके अंदर 2-2, 3-3 अच्छे प्लेयर होते थे, बाकी तो सब झटके के प्लेयर होते थे। ठीक है। और उसके अंदर कोई ऐसी अच्छा सादिक भाई थोड़ा आपसे, क्योंकि ज्यादा मुझे बातें मालूम कर दी हैं, वक्त थोड़ा सा महदूद भी है, ये बताइएगा कि अब इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी की बात सामने आ रही है और ऐसा लगता है कि रमीज राजा साहब इस बात के हक में है कि इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि जो कोचेस के ऊपर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी थी, ये एक्सपीरियंस जो है वो फेल होता नजर आया है। आपकी दानिश में क्या इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए? क्योंकि राशिद लतीफ ने भी ये कहा कि इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, मिसबाह उल हक ने भी ये कहा, शुएब अख्तर भी ये बात करते नजर आ रहे हैं, और खुद रमीज राजा साहब भी अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कमेंट्री के दौरान बात करते रहे कि इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू कि कोचेस पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी हो। बिल्कुल, आई थिंक सेकंड इज रमीज राजा की ये ओपिनियन कि इंडिपेंडेंट हमेशा ज्यादातर जितनी भी हुई है ये इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी आई हैं और ज्यादा बेहतर रही हैं, मगर वो जो इंडिपेंडेंट जो आई हैं वो क्या 2018 से पहले की आई हैं, तो उसके अंदर ये था कि उसके अंदर आप वो जो चेयरमैन होते थे या एडमिनिस्ट्रेटर होते थे या सीईओ होते थे, वो अपना थोड़ा सा उसके अंदर क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करके अपने बंदे को खिलवा देते थे। मगर ये जो दूसरी जो सिलेक्शन कमेटी थी इसके अंदर जो कोचेज जो होते थे वो, मगर वो कोचेज भी लड़कों की फेवर करते थे और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इतने अच्छे नहीं है। इंडिपेंडेंट अगर कोचेज आएंगे, मगर कोचेज जो आने चाहिए वो कम से कम 20-25 टेस्ट मैचेस खेला हुआ हो और वो एक दूसरे की इज्जत करते हो। ये नहीं हो कि एक या 2 टेस्ट मैच खेला हुआ आपने 4 आदमी की कमेटी बनाई, एक जो है वो चेयरमैन हो गया सिलेक्शन कमेटी का, बाकी 3 जो प्लेयर हैं वो एक 2 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, तो नेचुरली वो तो वही करेंगे जो कि चेयरमैन बोलेगा, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। तो क्योंकि इतनी लुक्रेटिव पेमेंट होती है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब सिलेक्शन कमेटी बनाए उसके अंदर कम से कम 15 से 20-25 टेस्ट मैच खेलने वाला हो, और जो चेयरमैन हो वो जरूरी नहीं है कि 40-50 मैचेस टेस्ट मैच खेलने वाला हो, मगर मैं समझता हूँ कि ये क्राइटेरिया जरूर रखना चाहिए। एक 2 टेस्ट मैचेस खेले हुए उनको नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा सादिक भाई, जो रमीज राजा साहब का क्लियर स्टांस है इस हवाले से कि जो भी टेंटेड प्लेयर हैं स्पॉट फिक्सिंग में, मैच फिक्सिंग में किसी तरह से भी इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट रही है, वो उनको जब कमेंट्री करते थे जब भी ग्राउंड में नहीं देखना चाहते थे, और अब तो वो माशाल्लाह चेयरमैन पीसीबी हो गए। तो आपको क्या लगता है कि जो टेंटेड प्लेयर हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, जो पाकिस्तान में कमबैक के लिए लॉबीज़ भी चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर से इंटरव्यूज़ में भी कहलवा रहे हैं, कुछ उनके जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो भी उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन जो टेंटेड प्लेयर के लिए या फिक्सर्स के लिए फुल स्टॉप लग गया है? बिल्कुल, आई थिंक ये लगना चाहिए। ये जितने भी टेंटेड प्लेयर हैं, चाहे वो पास के क्रिकेटर हो, चाहे उनके ऊपर छोटा इल्जाम हो या बड़ा इल्जाम हो, मगर उन सबको फारिग कर देना चाहिए। आई थिंक सेट एन एग्जांपल फॉर गॉड सेक। हम कभी ना कभी तो सुधर जाए, कभी ना कभी तो हम कोई कानून के मुताबिक कोई काम करें। अरे जितने भी पाकिस्तान टीम के अंदर जो अभी हैंगे वो सब टेंटेड है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वकार यूनुस है, दूसरे मुश्ताक अहमद है, ये कयूम साहब ने वो क्या था, और अब मुश्ताक अहमद साहब कह रहे हैं कि जी कयूम, जस्टिस कयूम का जो केस है उसको अब खत्म कर दिया जाए, उसको ज्यादा डिस्कस ना किया जाए। ये अपनी खुद मनमानी करवाते हैं ये। तो आई थिंक इट इज रॉन्ग। रमीज राजा शुड टेक इन एक्शन कि जितने भी टेंटेड प्लेयर हैं उनको थैंक यू वेरी मच करके। तो फिर तो सादिक भाई इस तरह आधी ट्रेन खाली हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। कोई बात नहीं, जो दूसरे आएंगे वो थोड़ा सा
कम से कम बेहतर तो होंगे ना। और जो अच्छा, आखिरी सवाल है सादिक भाई, बताएं कि आप मुख्तलिफ शोज़ में बात करते रहे, मेरे साथ में काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, और आप बात करते रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से रमीज़ राजा साहब को इमरान खान साहब इसीलिए लेकर आए कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी होगी। लेकिन ये जो आपके साथ खेले हुए हैं सरफराज नवाज साहब, ये कह रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब का जो इंडक्शन है ये एक गलत फैसला है, क्योंकि रमीज़ राजा साहब पे उन्होंने एक ब्लेम लगाया कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। आपने इंडिया गए थे, आपको इंडिया ने बुलाया था और आपको बड़ा ऑनर दिया था, आपको गेस्ट ऑफ ऑनर करके बुलाया था। आपको ऐसा लगता है कि रमीज़ राजा साहब को सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो इंडिया को उन्होंने सपोर्ट किया किसी ज़माने में बिग थ्री को, इस डिसीजन को कहना सही होगा? देखिए, रमीज जो सरफराज नवाज जिस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं वो उसका कोई सर ना पैर होता है। वो जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। हमेशा कहते हैं कि जी मेरे पास ये सबूत है, वो सबूत है, मेरे पास इसका सबूत है, मगर आज तक वो सबूत उन्होंने क्या पेश नहीं किया। कभी भी कोई किसी को उसको किसी ने कोर्ट में ले जाने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए नहीं की कि उसके पास है ही नहीं कुछ। जो अगर आप सू भी करेंगे तो किस बुनियाद पर सू करेंगे? सिर्फ उसको चुप कराने अच्छा, के लिए। ये तो चले, हमें वक्त आखिरी सवाल है, मुझे ब्रेक पे आना है। ये तो माजी के थे सरफराज नवाज, अभी इस दौर में भी कई ऐसे लोग हैं जो दिमागी तौर पे सरफराज नवाज हैं, वो ये कहते हैं कि रमीज़ राजा तो क्रिकेटर ही नहीं है, उनको तो यही नहीं पता कि क्रिकेट में कवर ड्राइव कितने किस्म के होते हैं, वो खाली इंग्लिश जो है वो बोल सकते हैं। तो क्या अब अगर रमीज़ राजा हेड आ गए हैं तो क्या अखलाकी तौर पर जवाज़ बनता है कि वो एक ऐसे खिलाड़ी को जिसको क्रिकेट खेलने ही नहीं आती है, जिसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई हैं, पाकिस्तान के लिए अंडर-19 में कैप्टन रहा, पाकिस्तान को उसने लीड किया, बड़े बड़े डिपार्टमेंट को उसने स्पोर्ट्स को हेड किया, तो उसके लिए वो कहते हैं कि जी उनको क्रिकेट नहीं आती, सिर्फ उनको इंग्लिश बोलना आती है, तो कानूनी तौर पर कोई जवाब बनता है कि फिर उनके अंडर में वो काम करें? नहीं, आई थिंक इट्स ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर उसको इतनी क्रिकेट खेलनी नहीं आती तो कोई इतना डिपार्टमेंट लेता नहीं, और वो इतने साल वर्ल्ड कप की टीम के अंदर कभी इमरान खान उसको सेलेक्ट ही नहीं करता। मगर ये है कि देखें, हर एक प्लेयर का एक फॉर्म होता है और लक होता है कि बहुत से प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते, मगर 90s के अंदर, 80s के अंदर, 60s के अंदर रहते हैं। आई थिंक रमीज़ राजा ने काफी अपने डिपार्टमेंट एलाइड बैंक को भी काफी उसकी खिदमत है उसके लिए। तो आई थिंक इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट कि उसको क्रिकेट नहीं खेलनी आती। आई थिंक इस फैमिली ने भी काफी कुछ पाकिस्तान को दिया है। अच्छा सादिक भाई, मिसबा का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है, क्योंकि रमीज़ राजा साहब बाजी में मिसबा के हवाले से भी काफी वोकल रहे? वो तो उनकी वोकल तो इसलिए रहे कि बिकॉज ही इज बीन ए कमेंटेटर, और जब आप कोई फॉरेन मीडिया के लिए या आप जब कमेंट्री करते हैं तो आप उसके अंदर बायस नहीं होते। आप किसी को प्रोटेक्ट नहीं करते, जो मुंह में जो हकीकत होती है उसको बयान करते हैं, और हकीकत को बयान करना, सच्चाई से करना, आई थिंक इट्स ए गुड जेस्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच सादिक भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे, और एक दफ़ा फिर हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह से आपकी चेरिश वॉइस हम सुनते रहें। अभी सादिक भाई जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक इदारे का जिक्र किया, तो अब जिस तरह हमने बात की सादिक भाई की सेहत के हवाले से, इंतजाम के साहबजादे की सेहत के हवाले से, मिसबा के जो कोरोना उसकी सेहत के हवाले से, आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर भी सामने आई कि जब एलाइड बैंक के फॉर्मर प्लेयर और मौजूदा अंपायर, पाकिस्तान अंडर-19 के फॉर्मर कैप्टन आले हैदर साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से, GTV की जानिब से हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला आले हैदर साहब जो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करें, और मरहूम की जो फैमिली है, मरहूमा की जो फैमिली है, उनके सब्र जमील अता फरमाएं। इस पर लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के माजी के दरख्शां सितारे के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन वेटरन्स सादिक मोहम्मद साहब, और अब हमें ज्वाइन किया एक और पाकिस्तान के ऐसे सितारे ने कि जिन्होंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेटों के अंबार लगा दिए, लेकिन बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेल सके। 678 फर्स्ट क्लास विकेटें उनके नाम के आगे दर्ज हैं। पाकिस्तान के लिए 1983 के वर्ल्ड कप में वो उस टीम का हिस्सा बने, और उस खिलाड़ी के अगेंस्ट वो टीम का हिस्सा बने कि जब दोनों की तारीख पैदाइश एक ही दिन है, यानी
सिकंदर बख्त की जगह उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया और अभी 2 सिकंदर बख्त, जावेद कदीर और शाहिद महबूब साहब आ गए, जिनको आज हमने अपने शो में मधु किया है। उन्होंने तीनों ने एक ही दिन इनकी सालगिरह होती है, जिनको हमने विश भी किया था अपने शो में, लेकिन सिकंदर बख्त की जगह स्क्वाड का हिस्सा बने। उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया, पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेला और एक टेस्ट मैच जो उसमें उन्होंने खेला, बैटिंग विकेट पे उन्होंने अजहरुद्दीन और रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान की। इन्होंने जूनियर टीमों को लीड किया, पैको के लिए कर सकता कप्तानी करते रहे, एलाइट बैंक के लिए कप्तानी करते रहे, कराची को कई टाइटल इन्होंने अपनी कप्तानी में जितवाए और भी बहुत कुछ है जो इनके बैग में है, जिसको आज की नस्ल शायद नहीं जानती। इसी वजह से हमने आज इनको अपने शो में मधु किया और शायद ये इनकी नहीं बल्कि शायद हमारे सिस्टम की बदकिस्मती है, हमारे सिस्टम की बदनसीबी है कि एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान का नहीं, बड़ी हैरत होगी आपको ये जान के कि एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला लेवल 3 का सर्टिफाइड कोच है, वो पाकिस्तान उसकी खिदमत से महरूम है। मेरे साथ मौजूद हैं इंग्लैंड से बजरिया वीडियो लिंक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शाहिद महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहिद भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अमूमन मीडिया पे नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि आपके दोस्त, आपके अंडर 19 के कैप्टन रमीज राजा साहब बतौर चेयरमैन पीसीबी ज्वाइन करने वाले हैं, साथ साथ एलाइट बैंक में आप उनके साथ खेले, उनकी कैप्टनसी में भी आप खेले, बड़ा आपने उनके साथ ड्रेसिंग रूम को शेयर किया, तो इसलिए हमने सोचा कि आज शायद महबूब साहब का एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि रमीज राजा साहब के साथ कैसा रहा। सबसे पहले तो ये बताइए कि लैरी पॉटर की जो अंडर 19 टीम आई, मुझे याद है कि आप और मोहसिन कमाल उसमें रमीज राजा साहब की अंडर कैप्टनसी बॉलिंग का आगाज करते थे, फिर फर्स्ट चेंज में अजीम हफीज आते थे, तो अंडर 19 से आप रमीज राजा को जानते हैं, तो ये जो डिसीजन है ये कैसा लग रहा है आपको? मेरे नजर में ये डिसीजन तो बड़ा बोल्ड है पीएम साहब का, क्योंकि रमीज खुद बहुत बोल्ड आदमी है और वो अपनी डिसीजन को बैक करता है। सबसे बड़ी चीज उसकी ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं उसके साथ खेला हूं या रहा हूं, कि वो सबसे बड़ी चीज वो न डर है और वो अगर कोई चीज कहता है तो फिर कोशिश करता है कि उसको करके दिखा। ये उसकी क्वालिटी है, क्योंकि मैं बैंक में भी उसके साथ खेला हूँ, उसकी लीडरशिप में भी खेला हूँ, उसकी मैनेजमेंट में भी मैं खेला हूँ, तो उसमें डिसीजन पावर जो है ना, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत अच्छी है और वो प्लेयर्स को काफी अच्छा रीड करता है। सबसे बड़ी चीज ये कि वो बड़ा सोशल टाइप का आदमी है। आपको ये महसूस नहीं होने देता कि क्या कहते हैं कि वो कप्तान है या हेड है, तो बड़ा फ्रेंडली तौर से तरीके से जो ना वो डील करता है लोगों को, और ये क्वालिटी होनी चाहिए हर हेड में। ये बड़ी चीज है, यही क्वालिटी कोचेज में भी और हेड में ये बहुत अच्छा शायद भाई, चूंकि आपने अंडर 19 से रमीज राजा को देखा है, आपने अंडर 19 के ज़माने से उनके साथ ड्रेसिंग रूम को शेयर किया, उनकी कैप्टनसी में खेले, तो क्या ये शुरू से ही थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर क्रिकेटर्स? क्योंकि एचईसन से इन्होंने पढ़ा है, एक बड़ी अच्छी फैमिली से, पढ़ी लिखी फैमिली से इनका ताल्लुक है। देखिए जी, ये मेरी मरहूम वालदा हमेशा ये कहती थी कि बेटा, एजुकेशन विल ऑलवेज पे, नो मैटर व्हेन और वेयर। क्योंकि जो तालीम जो है ना, आपको उठना बैठना तो सिखाती है ना, ये तो आप माने बात को। फिर दूसरी चीज ये कि उसका आइडियल जो है वो माजिद खान था। जब हम अपना पाकिस्तान ए टीम के साथ इंग्लैंड गए तो माजिद खान के साथ ही ज्यादा रहता, तो माजिद खान उसका आइडियल, और माजिद भाई की आपको आदत पता है, बड़े श्रूड और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो उसी नेचर का आदमी है। और आपने क्या याद दिलाया कि जब मुझे याद है जब अंडर 19 में वो खेलते थे तो बिल्कुल लोग कहते थे पाकिस्तान को दूसरा माजिद खान मिल गया, लेकिन जब वो पाकिस्तान की टीम में आए तो फिर उनका अपना बैटिंग का स्टाइल उन्होंने चेंज किया, लेकिन जो सिमिलरिटी थी वो अंडर 19 में बहुत ज़्यादा थी। आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा शायद भाई, ये बताएं कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं, रमीज राजा साहब के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होगी। आप पाकिस्तान के सर्टिफाइड कोच हैं, लेवल आपने 3 किया, दुनिया के बल्कि एशिया के, पाकिस्तान के नहीं बल्कि एशिया के पहले खिलाड़ी हैं कि जिसने लेवल 3 कोर्स किया इंग्लैंड से। आपको क्या लगता है कि जो कोचेस को सिलेक्टर बनाने का जो एक डिसीजन था ये बेहतर रहा और अब इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी बनने जा रही है? आप कौन सी सिलेक्शन कमेटी के हक में हैं? देखिए जी, कोचेस का हाथ होता है, लेकिन आप कोचेस भी ऐसे होने चाहिए जो प्लेयर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में जिनको महारत हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये, आप जो है ना, आप प्रेजेंट को एकदम नहीं देखते, आप एज अ कोच फ्यूचर भी देखते हैं कि आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद ये प्लेयर किस स्टैंडर्ड पे खेलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जब आपको एक्सपीरियंस आता है काम करने से, और ये टैलेंट हर एक में नहीं होता, कई में अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कई लोग इसको जज करते हैं अपने एक्सपीरियंस से।
तो ये बहुत जरूरी है। बाकी इंडिपेंडेंट जो सिलेक्शन कमेटी है वो जरूरी है, क्योंकि जब आप कोचेस को ये देते हैं कि वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर भी कोई बैठा होना चाहिए जो उसको जस्टिफाई करे, और उस पर कोचेस फिर अपने आप को जस्टिफाई करें कि क्या कहते हैं, इसको हमने क्यों सेलेक्ट करा, किस वजह से करा, ये आगे चल के या अभी या आगे चल के हमें क्या बेनिफिट देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको पाकिस्तान के लिए सिर्फ प्रेजेंटली नहीं सोचना होता है, एज अ कोच आपको फ्यूचर के लिए भी सोचना होता है कि 1 साल के अंदर ये प्लेयर कहाँ स्टैंड करेगा अपने टैलेंट की वजह से। शायद एक बड़ी बहस चलती है कि रिजल्ट ओरिएंटेड कोच या डेवलपमेंटल कोच, आप किसके हक में है कि रिजल्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए या डेवलपमेंट होनी चाहिए प्लेयर की? देखिए जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 20 साल से या 22 साल से डेवलपमेंट का काम भी करता हूँ और कर रहा हूँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट के बगैर आप जो है ना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते प्लेयर्स का। क्योंकि देखिए, एक इमारत आप खड़ी करते हैं ना, उसकी अगर बुनियाद पक्की नहीं है ना, तो इमारत ज्यादातर तक नहीं ठहरती। तो आप बड़े प्लेयरों की भी मिसाल ले लें कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो वो जब नेट में जाते हैं तो अपने वापस बेसिक पे आ जाते हैं, क्योंकि बेसिक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होती और वो आपको डेवलप करती है आगे के लिए। ठीक है, ऑलराइट। शायद महबूब साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, इनसे मजीद कोचिंग के हवाले से बात करेंगे और इनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो मेरी रिसर्च है वो ये बताती है कि पाकिस्तान में कितने ऐसे कोचेज़ हैं कि जिनको इंग्लैंड में इन्होंने जो है उनके ट्यूटर थे, इनसे सीख कर पाकिस्तान में कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि शायद महबूब साहब की खिदमत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं दे रहा, या ये जो है खुद पाकिस्तान नहीं आ रहे? इनसे ये सब कुछ जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम शायद महबूब साहब से कोचिंग के हवाले से बात कर रहे थे। शायद में क्या वजह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे कोचेज हैं जिनको 10-15 साल तक का आप बतौर ट्यूटर इंग्लैंड में आप उनको सपोर्ट करते रहे, वो आगे यहाँ पे कोचेज बन गए, लेकिन आप जो है वो क्या पाकिस्तान की खिदमत में इंटरेस्ट नहीं रखते या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको अप्रोच नहीं किया? देखिए जी, मेरी दुनिया में इज्जत पाकिस्तान की वजह से, और मैंने जितना एक्सपीरियंस हासिल किया, मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान अगर मुझे इनवाइट करे तो मैं जरूर आऊं और पाकिस्तान की खिदमत करूं, क्योंकि मेरी सारी इज्जत, मेरी सारी जो नाम है वो पाकिस्तान की वजह से। मैं तो चाहता हूं, अभी मैं इसी सिलसिले में अपनी कोचिंग के उसको, क्योंकि मैं क्रिकेट के साथ कोचिंग अपनी करता रहा, मैंने सारे सर्टिफिकेट अपने करे, फिर मैं अभी 2019 में हाई परफॉर्मेंस कोर्स भी करके आया हूं मलेशिया में 10 दिन का ICC का। तो ये सारी चीजों का मुझे शौक है, मैं दिल से इसको करता हूँ। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं यहाँ भी लैंकाशायर क्रिकेट बोर्ड का भी तकरीबन 15 साल में स्टाफ कोच रहा हूँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की जो असेसमेंट होती थी वो तो मैं सारा करता था ECB के लिए। तो मैं इंडिया भी कोचिंग करके आया हूँ, ये मोदी साहब से पहले कलकत्ता में मैंने करी, मेरा दोस्त वहाँ चीफ सेलेक्टर था बापा मुखर्जी, वहाँ करके आया। फिर मैं दिल्ली में अपना वो लेग स्पिनर था अपना हिरवानी, उसके वहाँ भी मैं कोचिंग करके आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे यूरोप में एशिया में मैं तकरीबन 20 साल हो गए तकरीबन मैं यही काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, शायद मैंने काफी लोग प्रोड्यूस करे, आपकी गुफ्तगू के दौरान मुझे याद आ गया कि उमर रशीद की स्विंग पे आपने बहुत काम किया था और उमर रशीद की स्विंग काफी बेहतर हो गई थी। अब उमर रशीद खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हैं, तो जिस तरह से आप काम करते हैं, तो आपके जो शागिर्द हैं क्या आपको ये भूल गए? देखिए जी, ये नसीब की बात है, रिज़्क़ रोज़ी अल्लाह के हाथ में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान से या दूसरे बैरून ममालिक से जो भी प्रोफेशनल लैंकाशायर में आते थे, उनके जो कोर्सेज लेवल 1, लेवल 2 के मैं खुद कराता था, लेवल 3 के असेसमेंट मैं करता था। वो सारे प्रोफेशनल के कोर्स मैं इसलिए कराता था क्योंकि मुझे लैंग्वेज पे कमांड था, 2-3 लैंग्वेज बोलता हूँ, तो इस वजह से मैं सारे कोर्सेज ECB के मैं कराता था इधर लैंकाशायर में। तो ये बड़ा एडवांटेज था। बाकी रिज़्क़ रोज़ी अल्लाह के हाथ में, जिसको अल्लाह अच्छा, ये बताया कि वक्त महदूद है, ये बताया कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अभी जाहिर सी बात है नई रिजीम शुरू होगी, रमीज राजा साहब आपको अंडर 19 से जानते हैं, फिर आपने पैको को भी लीड किया, एलाइड बैंक को भी लीड किया, रमीज राजा साहब के साथ आप काफ़ी क्रिकेट खेलें और जिस तरह हम सब जानते हैं ऑनेस्ट आदमी है और काम वाले बंदे को बहुत ज़्यादा वो अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड कोई आपको ऑफर करता है तो क्या आप अवेलेबल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? देखें जी, पाकिस्तान के लिए मैं 24/7 अवेलेबल, क्योंकि उस मुल्क ने मुझे जितना कुछ दिया है मैं उसको रिपे नहीं कर सकता। इसी तरह रिपे कर सकता हूं मैं कि मैं अपनी नॉलेज उनमें बांट सकूं और प्लेयर प्रोड्यूस कर सकूं जो मैं
अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ मैं अपने मुल्क में जाके करूँ ये काम। ठीक है, चलिए, तो आपने आपके कोचिंग के कैरियर के हवाले से बात की, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके क्रिकेट के कैरियर के हवाले से। टेस्ट मैच की यादों को शेयर करते हैं कि जहां पे आपने अजहरुद्दीन को आउट किया, पहली विकेट हासिल की, फिर आपने शास्त्री को आउट किया। क्विकली मुझे बताइएगा, डेड विकेट पे बॉलिंग करना कैसा लगा, और फिर एक ऐसा मैच जिसमें आपसे कंटिन्यू बॉलिंग करा दी गई, और फिर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इतनी बॉलिंग की कि टांगे भी टेढ़ी हो गई आपकी। देखिए जी, मेरा ये पाकिस्तान में मेरा ये बड़ा मशहूर है कि मैं बॉल खरीद के लाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खरीद के लाते, बना के तो नहीं लाते ना? हाँ नहीं, खरीद के लाता हूँ। और मैं शुरू से मेरी आदत है कि मैं लंबे स्पेल करता था, और चाहे कोई भी विकेट हो। और जिस वक्त मैं खेला हूँ उस वक्त विकेट इतनी जो है सपोर्टिंग नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने हर विकेट पे आउट करे। और मेरा रिकॉर्ड खुद बताता है कि क्या कि मैं पाकिस्तान के 10 उन फास्ट बॉलर में से हूं जिन्होंने बहुत सबसे ज्यादा आउट करे। 12वें नंबर पर आप हैं, और उसमें स्पिनर्स को हटा दे तो 10वां नंबर बन जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, मेरा 7वां नंबर है जी। सरफराज, वसीम अकरम और इनके ये मुस्ताक टॉप पर इस पोजीशन में। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने यहाँ इतने प्रोड्यूस करे लोग। यहाँ मैंने अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि साजिद जो खेला था, साजिद महमूद, वो 6 साल मेरे अंडर कोचिंग में रहा। उसके बाद मैं उसको लैंकाशायर लेके वो इंग्लैंड खेला। फिर और कई प्लेयर हैं गोरे जिनको मैंने कोचिंग करी, वो सब काउंटी प्लेयर बन गए, काउंटीज में खेल रहे हैं। और मेरी स्पेशलिटी वैसे भी फास्ट बॉलिंग है, और फास्ट बॉलिंग तो मैं क्योंकि खुद मेरा एक्सपीरियंस इतना उसमें। अच्छा तो शायद भाई, वक्त बड़ा महदूद है, ये बताएं, अब बड़ी एक बहस होती है, आप लंबे स्पेल करने के लिए मशहूर थे। अब कहा जाता है अब कहा जाता है कि जी वर्कलोड मैनेजमेंट, ये क्या कोई नई चीज है ये वर्कलोड मैनेजमेंट? पहले तो हम देखते थे जिसके हाथ में बॉल आ गई बस वो सारा दिन करता जा रहा है बॉल, 3-3 4-4 घंटे तो मैंने खुद आपको बॉलिंग करते देखा है। देखिए जी, हम लोग जब कैंप वगैरह में जाते थे तो इमरान खान के ये अपने अल्फाज होते थे कि एक्सरसाइज वगैरह ये वो सब, फिटनेस वगैरह सब जरूरी है, लेकिन जब आप बॉलिंग करते हैं ना, जितनी आप बॉलिंग करते हैं उससे आपके बॉलिंग मसल डेवलप होते हैं। तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे लंबे स्पेल्स की उसकी, तो आप तब तक उसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये आसान नहीं है। क्योंकि कंसंट्रेशन, और सबसे बड़ा बॉलर का पता चलता है जब वो सेकंड या थर्ड स्पेल में आता है दिन के आखिर में कि कितना स्टेप है, कितना क्या है, वहां असल बॉलर का पता चलता है। और वहां वही बॉलर अच्छी करेंगे जिनमें दम होता है और विल पावर होता है। ठीक है, अच्छा शायद भाई, मेरे पास वक्त सिर्फ 1-2 मिनट रह गए, ये बताया कि बैटिंग के हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं। एक बड़ा तारीख साज वाकया है कि आप श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे, हैट्रिक बॉल था वो, आपको पता नहीं था कि वो हैट्रिक बॉल है। आप बैटिंग करने का पहली बॉल पे आपने चौका लगा दिया। इमरान खान साहब ने क्या कहा था वो बता तो आप नहीं सकते, मुझे मालूम है कि आप नहीं बता सकते ऑन एयर, लेकिन फिर भी हुआ क्या था? नहीं, वो हुआ ये था कि जब आउट हुए तो 2-3 लड़के पैड करके बैठे, तो मैं पैड करने पीछे रूम में बैठा था हेडिंग लेते। तो मैं पैड अभी करके बांध के हेलमेट हाथ में लिया था, तो राशिद खान मुझे कहला यार तेरी बारी आ गई है। तो मैं चला गया, मैं जाके मैंने पहली गेंद पे वो विनतन जॉन शायद कर रहा था, मैंने उसको ड्राइव खेल दी। तो खान साहब मेरे पास आए, कहने लगे तुम्हें पता था ये हैट्रिक बॉल है? तो अल्हम्दुलिल्लाह के माइंड तो शार्प था शुरू से। कहला हाँ, मैंने बोला हाँ कप्तान मुझे पता था हैट्रिक बॉल है, लेकिन बॉल आगे था तो मैंने इसलिए ड्राइव खेल दी। और जबरदस्त पार्टनरशिप लगी थी। इमरान खान साहब ने उस मुश्किल मैच में 100 किया था, शाहिद महबूब भाई ने उस मैच में 7वें नंबर पे खेलते हुए 77 रन की इनिंग खेली थी। और आज तक इनका रिकॉर्ड है कि 7वें नंबर पे बैटिंग करते हुए वनडे में सबसे ज्यादा बॉलें इन्होंने खेली, क्योंकि वो एक मैच 60 ओवर का मैच था, मैच सेविंग एक इनिंग थी। इसके अलावा एक 100 भी आपने कहा। मुझे क्विकली बता दें 10 सेकंड के अंदर, जो आपने गद्दाफी में लाहौर के खिलाफ मोहसिन कमाल, सरफराज नवाज के सामने 100 किया, शुएब हबीब आपके कप्तान थे, उन्होंने आपको ओपन करा दी थी वहां। हाँ, मैं शुरू में जब खेला हूं तो मैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन ऑफ स्पिन करता था, लेकिन ये कि वहाँ 40-50 मिनट का खेल बाकी था, तो वो इख्तिदार जो है वो बीमार हो गया था। तो मैंने सलमान खजलबाश के साथ, क्योंकि शोएब को पता था मैं ओपन भी करता हूँ, मैं डरता नहीं था, तो वो 40-50 मिनट के खेल में मेरा ख्याल से हमने कोई 58 या 60 रन करे थे, जिसमें सरफराज को मैंने मेरा ख्याल से पहले ओवर में 4-5 चौके मारे। ठीक है, थैंक यू सो मच। शायद भाई आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन जैसे प्लेयर के साथ इस्तेफादा करना चाहिए। हमारी आज की कोशिश काविश कैसी रही, मैं उम्मीद है आपको पसंद आई। कल रात एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।